नमस्कार। लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी, आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। आज की कारपोरेट हेडलाइंस। कंज्यूमर्स को मिला 7 करोड़ 14 लाख रुपए का रिफंड। इंडियन शुगर इंडस्ट्री का साइज हुआ 1,03,000 करोड़ रुपए और 28 करोड़ लोगों को मिला एमएसएमई से एम्प्लॉयमेंट। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने पिछले 2 महीनों के दौरान कंज्यूमर्स को 7 करोड़ 14 लाख रुपए का रिफंड उपलब्ध करवाया है। ये सॉल्यूशन 30 अलग अलग सेक्टर्स में किया गया, जिसमें रिफंड दामों से संबंधित 15,426 शिकायतों का प्रभावी तरीके से निपटारा किया गया। एनसीएच भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग की एक प्रमुख पहल है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कंज्यूमर कमीशंस पर बोझ को कम करते हुए उपभोक्ता शिकायतों को तेजी और सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ई कॉमर्स सेक्टर में सबसे ज्यादा शिकायतें मिली, जो 8,919 थीं। सबसे ज्यादा रिफंड भी ई कॉमर्स में ही दिया गया, जो 3 करोड़ 69 लाख रुपए था। इसके बाद ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर का स्थान रहा, जिसमें 81 लाख रुपए का रिफंड हुआ। ई कॉमर्स रिफंड से संबंधित शिकायतें पूरे देश से आईं, लेकिन सबसे ज्यादा 1,242 शिकायतें उत्तर प्रदेश से थीं। सिक्किम और दादरा और नगर हवेली जैसे छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी ऐसी शिकायतें दर्ज की गईं। भारत का शुगर सेक्टर 1,03,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन गया है। इसने रिकॉर्ड इथेनॉल मिश्रण और ईंधन में आत्मनिर्भरता जैसे सुधारों के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया है। कोऑपरेटिव शुगर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये देखना प्रेरणादायक है कि कैसे इस सेक्टर का विकास भारत के लिए एक सस्टेनेबल और आत्मनिर्भर भविष्य को आकार दे रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सामूहिक शक्ति, इनोवेशन और दक्षता ने इस सेक्टर को बदल दिया है। भारत में करीब 5 करोड़ किसान गन्ने की खेती में लगे हुए हैं और ये इंडस्ट्री प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान कर रही है। चीनी और जैव ईंधन सेक्टर में टेक्नोलॉजी और स्किल को आगे बढ़ाने के लिए भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चीन पर भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक आत्मनिर्भरता है, लेकिन भारत एक बड़ा चीनी उपभोक्ता और महत्वपूर्ण बायोफ्यूल उत्पादक बन गया है, जिसने पेट्रोल के साथ 12% से ज्यादा इथेनॉल मिश्रण प्राप्त किया है। जल्द ही ये टारगेट 20% तक पहुंचने का है। जलवायु परिवर्तन से निपटने में बायोफ्यूल की भूमिका को भी केंद्रीय मंत्री ने रेखांकित किया और चीनी उद्योग और किसानों पर भारत के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल ईबीपी प्रोग्राम के पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में जानकारी दी। इंडियन कंपनीज ने पिछले 5 सालों में शानदार फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाई है, जिसमें वित्त वर्ष 2020 और 2025 के बीच कॉरपोरेट बेनिफिट में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की तुलना में लगभग 3 गुना तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आइनिक वेल्थ के अनुसार प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो में भी शानदार वृद्धि देखी गई है और ये 6.9% हो गया है, जो आर्थिक चुनौतियों के बावजूद मजबूत आय प्रदर्शन को दिखाता है। इंडिया इंक वित्त वर्ष 2025 डिकोडिंग अर्निंग्स ट्रेंड्स एंड पाथ अहेड शीर्षक से एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वित्त वर्ष 2025 भारतीय कंपनियों के लिए एक मजबूत वर्ष होने जा रहा है। निफ्टी 500 फर्म्स का राजस्व सालाना आधार 6.8% बढ़ा है, जबकि ईबीआईटीडीए में 10.4% की वृद्धि हुई और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 5.6% की बढ़ोतरी हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों ने लाभ वृद्धि के मामले में लार्ज कैप फर्मों को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 22 और 17% पीएटी वृद्धि दर्ज की, जबकि लार्ज कैप के लिए ये केवल 3% रही। सेक्टर वाइज बीएफएसआई लाभ प्रदाता के एक प्रमुख चालक के रूप में उभरे। कोरोना महामारी के बाद से कुल लाभ में इसका हिस्सा लगभग दुगना हो गया
ऑटो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी अच्छी आय वृद्धि हुई है। इसके अलावा सीमेंट, केमिकल, मेटल और ऑटो सेक्टर के मार्जिन में सुधार से भी भारतीय कंपनियों को फायदा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई सलाह का दूरसंचार विभाग ने स्वागत किया है। इस सलाह में सभी नोटिफाइड कमर्शियल बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और कोऑपरेटिव बैंक्स को डीओटी द्वारा विकसित वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक यानी एफआरआई को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करने का निर्देश दिया गया है। ये कदम साइबर सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने और डिजिटल अर्थव्यवस्था में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मई 2025 में डीओटी की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट डीआईयू द्वारा लॉन्च किया गया एफआरआई एक रिस्क बेस्ड उपकरण है जो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, डीओटी के प्लेटफॉर्म और बैंकों से प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर मोबाइल नंबरों को मीडियम, हाई या हायर रिस्क के रूप में कैटेगराइज करता है। ये टूल सुरक्षित एपीआई आधारित सिस्टम के जरिए बैंकों और डीओटी के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बीच वास्तविक समय में यानी रियल टाइम में डेटा आदान प्रदान को सक्षम बनाता है। एफआरआई के एकीकरण से बैंक संदिग्ध लेन देन को तुरंत डिक्लाइन कर सकते हैं, ग्राहकों को अलर्ट कर सकते हैं या हाई रिस्क वाले लेन देन में देरी जैसे कदम उठा सकते हैं। महज इतना ही नहीं, डीओटी की डीआईयू साइबर अपराध से जुड़े डिसकनेक्ट किए गए मोबाइल नंबरों की एक लिस्ट भी बैंकों के साथ साझा करती है, जिससे धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। डीओटी ने एफआरआई जैसे तकनीकी समाधानों के माध्यम से बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का समर्थन करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ये कदम सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य डिजिटल कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार और वित्तीय इकोसिस्टम को मजबूत करना है। ये पहल प्रमुख एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी और भारत की डिजिटल इकोनॉमी को और सेफ बनाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के अनुसार आधार कार्ड धारकों ने जून 2025 में 229 करोड़ 33 लाख लेन देन किए। इसके साथ ही इस तरह के ट्रांजैक्शन की संख्या शुरुआत से अब तक 15,452 करोड़ से ज्यादा हो गई है। जून 2025 में ऐसे लेन देन पिछले साल के मुकाबले 7.8% ज्यादा हैं। भारत का खिलौना उद्योग जो कभी इंपोर्ट पर निर्भर था, अब घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और 153 देशों को खिलौने एक्सपोर्ट कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 16वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि ये बदलाव लगातार नीतिगत सहयोग, गुणवत्ता के मानकों के प्रवर्तन और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप्स के एम्पावरमेंट से संभव हुआ है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO को लागू करने में भारत अग्रणी है और इसके प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया है। इसके साथ ही घरेलू खिलौना निर्माताओं को ग्लोबल पैरामीटर्स को पूरा करने के लायक भी बनाया गया है। भारत की 1.4 मिलियन की आबादी खिलौनों के लिए एक बड़ा बाजार देती है, जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसके साथ ही खिलौना इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पर भी कंपटीशन में है। बड़ा घरेलू बाजार न केवल विस्तार में सहयोग करता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए बेस का काम भी करता है। ग्लोबल मार्केट पर पकड़ बनाने के लिए पीयूष गोयल ने कहा कि टॉय इंडस्ट्री को अच्छी ब्रांडिंग, आकर्षक पैकेजिंग और मजबूत डिजाइन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि इन 3 चीजों को प्राथमिकता दी गई तो भारतीय खिलौने इंटरनेशनल मार्केट में मजबूत हिस्सेदारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खिलौना उद्योग की बढ़ोतरी देश में विकास की यात्रा को दर्शाती है। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल की शुरुआत की थी, तो कई लोगों ने इसे संदेह के साथ देखा था, क्योंकि विदेशी उत्पाद इंडियन कंज्यूमर्स पर हावी थे। हालांकि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और इस विश्वास के साथ कि स्थानीय उत्पाद भी ग्लोबल हो सकते हैं, घरेलू इंडस्ट्री को सहयोग मिला है। MSME भारत की GDP का 30.1% हिस्सा है।
एमएसएमई देश में मैन्युफैक्चरिंग का 35.4% और एक्सपोर्ट का 45.73% हिस्सा है। उद्यम पोर्टल एमएसएमई के लिए एक निःशुल्क कागज रहित और स्वघोषित पंजीकरण प्रक्रिया प्रदान करता है। इसके डेटाबेस में आज तक 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा इकाइयां जुड़ चुकी हैं। दूसरी ओर इनफॉर्मल छोटे उद्योगों का समर्थन करने और उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र ऋण जैसे औपचारिक लाभों तक पहुंच प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए उद्यम सहायता पोर्टल के डेटाबेस में 2 करोड़ 72 लाख से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। इन 6.5 करोड़ एमएसई इकाइयों ने मिलकर देश में 28 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम गैर कृषि क्षेत्र में छोटी इंडस्ट्रीज की स्थापना के माध्यम से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रमुख ऋण लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम ने 80,33,000 लोगों को रोजगार हासिल करने में सहायता दी। इनमें से 80% ग्रामीण क्षेत्रों में थे। सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा स्थापना के बाद से 9,80,000 करोड़ रुपए की 1,18,000 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट गारंटी को क्रेडिट गारंटी योजना के तहत भी मंजूरी दी गई। 2024-25 में ही 3 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड क्रेडिट गारंटी दी गई। क्रेडिट गारंटी योजना के लाभार्थियों की संख्या 2029 तक 3 गुना बढ़ने की संभावना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने 36,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स को पूरी तरह से सोलर एनर्जी से संचालित करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके ज्यादातर पेट्रोल पंप और इकाइयां सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली में आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है और इसमें सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये सराहनीय प्रयास न केवल बिजली के बिल को कम करता है बल्कि हरित भारत के निर्माण में भी अपना अमूल्य योगदान देता है। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि नया भारत अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के पूरक पहलुओं के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। चाहे घर की छत हो, दफ्तर हो या फैक्ट्री, अगर थोड़ी सी भी जगह है तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें। ये एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का एक बड़ा साधन साबित हो रहा है। ये थी आज की कॉर्पोरेट दुनिया की कुछ खास खबरें। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.